to you all in our YouTube channel Pramtech Classes। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, अभी तक इसके पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, केवल इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था कि कौन कौन से सिलेबस आगे पढ़ने वाले हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं। लेक्चर फर्स्ट चैप्टर का पहला लेक्चर होगा ये। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स। यानी मृदा यांत्रिकी। मृदा यांत्रिकी अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स जैसा कि देखा जाए सभी सब्जेक्टों में, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये एक प्रकार का अगर देखा जाए तो ये डिफरेंट फेजों में पाया जाता है। ठीक है, मतलब डिफरेंट अवस्था में। ये नहीं है कि अगर आरसीसी की बात करें तो उसमें पता है सीमेंट कंक्रीट और ये ठीक है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट रहेगा। ठीक है, और सॉइल की बात करें तो इसके डिफरेंट फेजों में पाया जाता है कि इसके डिफरेंट टाइप्स के सॉइल होते हैं, मिट्टी होती है। ठीक है, बात करें तो ये रॉक के रूप में मिलता है, चट्टानों के रूप में। ठीक है, और वो टूट के बिखर जाता है तो वो छोटे पार्ट में यानी मिट्टी के रूप में मिलता है। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो सॉइल मैकेनिक्स की वो शाखा है जिसमें हम रॉक्स, ठीक है, यानी चट्टानों के वेदरिंग द्वारा या डिसइंटीग्रेशन, फिजिकल या केमिकल डिसइंटीग्रेशन द्वारा उसके जो पार्ट होते हैं यानी कण, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि कहाँ की मिट्टी कैसी है। यानी कि सॉइल मैकेनिक्स में क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर तैयार करने से पहले क्या करते हैं, सॉइल मैकेनिक्स में मिट्टी की जांच पड़ताल करते हैं कि वो मिट्टी उतने लोड को, जो भी स्ट्रक्चर तैयार करा रहे हैं, तो उतने लोड को वियर करने में कैपेबल है कि नहीं। अगर नहीं कैपेबल है तो उसका इम्प्रूवमेंट कैसे करें। ठीक है, सॉइल इम्प्रूवमेंट टेक्निक देखा था कि लास्ट चैप्टर हमारा रहेगा सॉइल इम्प्रूवमेंट टेक्निक। फर्स्टली तो क्या करेंगे, सॉइल मैकेनिक्स के बारे में देखेंगे, उसके जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, प्रॉपर्टीज क्या हैं, और ठीक है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर फाइनली जब सॉइल का इन्वेस्टिगेशन सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो क्या आप देखेंगे, फिर फाउंडेशन के बारे में देखेंगे कि उस पर फाउंडेशन, जो भी स्ट्रक्चर की फाउंडेशन बनवानी है या स्ट्रक्चर बनवाना है, उस फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में क्या, ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक के बारे में लास्ट में। ठीक है, तो अभी क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स यानी कि मृदा यांत्रिकी। मृदा यांत्रिकी मैकेनिक्स की वो शाखा है जिसमें हम सॉइल के बारे में, सॉइल के विभिन्न फेजों के बारे में, ठीक है, इसके एडवांटेज के बारे में, इन सब के बारे में क्या है सीखने वाले हैं इसमें। ठीक है, अगर हम देखें फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की मिट्टी कैसे बनती है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, तो अभी बताया कि रॉक के डिसइंटीग्रेशन से, ठीक है, रॉक के डिसइंटीग्रेशन से क्या होता है, चट्टानों के डिसइंटीग्रेशन से बनता है सॉइल। डिसइंटीग्रेशन बोले या वेदरिंग बोले, ठीक है, वो वेदरिंग बोले। डिसइंटीग्रेशन को ही क्या फिजिकल केमिकल डिसइंटीग्रेशन क्या कहलाता है, वो वेदरिंग कहलाता है। छोटे पार्टों में टूटना, जिसे हिंदी में बोलेंगे अपक्षय। ठीक है, तो अगर रॉक का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो क्या हो जाएगा, छोटे पार्टों में टूट के क्या बन जाएगा, सॉइल। यानी ये हमारा सॉइल है। पहले ऐसे था, ये बड़े पार्ट में टूट के क्या हो गया, छोटे पार्टों में, छोटे कणों में विभाजित हो गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं सॉइल। अगर और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अगर ये छोटे पार्टों में टूट जाना ही वेदरिंग कहलाता है। ठीक है, यानी सॉइल का इरोजन होना, इरोजन हो गया सॉइल, और ये इसी प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग कैसे हो सकता है, यानी कि किसी चट्टान का टूटना कितने प्रकार से हो सकता है, तो बता दें फिजिकल और केमिकल दो प्रकार से हो सकता है। फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। ठीक है,
केमिकल वेदरिंग। मतलब भौतिक अक्ष है और रासायनिक अक्ष है। अगर इसमें हम देखें तो जियोलॉजिकल साइकिल, ये एक प्रकार का जियोलॉजिकल साइकिल होता है जो कि कंटिन्यूअसली चलता रहता है। यानी कि फर्स्ट भी क्या है, कोई मान लेते हैं रॉक है, ठीक है, तो रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के मिट्टी बन जाएगा। फिर क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट में जब टूट जाएगा तो किसी प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, यानी कि वहां से एक स्थान से क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाएगा और दूसरे स्थान से फिर आगे कहीं, फिर ठीक है, और फिर वहां पर एकत्रित होके क्या होगा, डिपोजिट हो जाएगा। जब डिपोजिट हो जाएगा तो फिर से एक प्रकार का टीला बन जाएगा या चट्टान बनता जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल। अगर इसमें बोले भौतिक मृदा चक्र, ठीक है, जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल, ठीक है। तो जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल ये एक प्रकार का इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये टॉपिक बनता है एक प्रकार का, देखो स्टार मार्क कर लेना कि ये एक प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। इसी में कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर इसी अभी आगे आ गया रॉक माना, ठीक है, रॉक है, रॉक टूट गया तो क्या हो गया, यानी वेदरिंग हो गया, वेदरिंग हो गया, वेदरिंग हो गया। उसके बाद में क्या होगा, छोटे छोटे पार्टों में टूट जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। यानी कि अभी बताया जो जियोलॉजिकल साइकिल वही चीज, रॉक वेदरिंग हुआ यानी टूट के छोटे छोटे पार्टों में विभाजित हो गया। अब क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा कि नहीं, दूर जाके डिपोजिट फिर हो जाएगा, ठीक है, डिपोजिट हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, अगर हिंदी में इसको बोले तो इसको बोलेंगे निक्षेपण, यानी इकट्ठा हो जाना, ठीक है, निक्षेपण, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होता है परिवहन, ठीक है। वेदरिंग मीन्स होता है अपक्षय और रॉक मीन्स होता है चट्टान, ठीक, ये है चट्टान। तो क्या होगा, डिपोजिट हो जाएगा, डिपोजिट होके एकत्रित एक जगह बड़ा ढेर बन जाएगा, जिसे कहते हैं अपहीवल, ठीक है, क्या कहते हैं, अपहीवल। अपहीवल के बाद में फिर क्या हो जाएगा, फिर चट्टान बन जाएगा। अपहीवल में बोलेंगे अभ्युत्थान, इसको हिंदी में बोलेंगे अभ्युत्थान। जियोलॉजिकल साइकिल देखने में तो छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसको डिफाइन करेंगे एक एक पार्ट को, ठीक है, इसके एक एक पार्ट को। हाँ, ये हमारा एक एक पार्ट में इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार का वेदरिंग हो सकता आ सकता है पेपर में कि वेदरिंग क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकार को समझाइए, ठीक है। तो उसको पता होना चाहिए, फिजिकल वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग होता है। फिजिकल वेदरिंग कितने प्रकार से होता है, ठीक है, केमिकल वेदरिंग कितने प्रकार से होता है, उसको भी पता होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन किन रूप से क्या होता है, एक जगह से दूसरे स्थान पर वो सॉइल के कण पहुंच जाते हैं, वो भी देखना है हमें। और उसके बाद में क्या है, डिपोजिशन, फिर अपहीवल, अभ्युत्थान, यानी एक जगह सब एकत्रित होकर टीला बन जाना, ठीक है। उसके बाद में क्या है, रॉक। तो अब स्टार्ट करते हैं जियोलॉजिकल साइकिल में। पहला पॉइंट हम देखते हैं वेदरिंग, ठीक है, वेदरिंग क्या होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं वेदरिंग होता क्या है, अपक्षय जिसे कहते हैं, अपक्षय, ठीक है। वेदरिंग की बात करें तो ये दो प्रकार से होता है, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। फिजिकल और केमिकल, यानी कि इसमें देखने से लग रहा है कि फिजिकल वे क्या हो सकता है, जैसे हो सकता है कि एयर,
वाटर एंड आइस। देखो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, और क्या हो सकता है ये बर्फ के द्वारा, जैसे कि बोल सकते हैं कि क्या होना, इसके द्वारा वेदरिंग होना। ठीक है, अगर हवा के द्वारा होता है तो एयर फिजिकल में क्या हो जाएगा, फिजिकली वेदरिंग में ही भौतिक अक्षय में क्या हो जाएगा, हवा के द्वारा हो सकता है, पानी के द्वारा और आइस के द्वारा। आइस यानी कि क्या कहते हैं, आइस जिसे कह सकते हैं। और इसमें क्या और क्या हो सकता है, रूट्स ऑफ, या बोल सकते हैं रूट्स ऑफ ट्री, यानी पेड़ों के जड़ों द्वारा। ठीक है, पेड़ों के जड़ों द्वारा हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज हो सकता है कि पोर्स, चट्टानों के पोर में क्या हो सकता है, बर्फ का पिघलना, जमना और पिघलना। ठीक है, तो फ्रीजिंग एंड थॉइंग, फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ वाटर इन रॉक पोर्स, रॉक पोर्स। ठीक है, एक एक करके भी डिफाइन करते इसको। इसमें क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन की वजह से, हाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, और कैल्सिनेशन की वजह से, या केमिकल द्वारा, किसी केमिकल द्वारा क्या किया जाता है, और रॉक की ब्लास्टिंग की जाती है। ठीक है, तो उसके द्वारा भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप के ETC में आ जाएगा, ETC। ठीक है, तो एयर, वाटर एंड आइस। एब्रेसिव एक्शन यानी घर्षण, अपघर्षण, यानी एयर मीन्स हवा, वाटर और बर्फ के अपघर्षण से हो सकता है। कैसे, फिजिकल वेदरिंग हो सकता है। अगर पेड़ कहीं चट्टान के आसपास, रॉक के आसपास पेड़ लगा हुआ है तो क्या होगा कि जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा, अगर वो पेड़ छोटा है, ठीक है, तो उसके रूट्स जो होते हैं, जड़ होते हैं, कहीं भी फैल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा वैसे उसके रूट्स भी फैलेंगे। ठीक है, और बड़े होंगे, तो उसकी वजह से भी रॉक का टूट जाना, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग कहलाता है। फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ वाटर इन रॉक पोर्स, चट्टानों के दरारों में। ठीक है, रॉक पोर्स मीन्स चट्टानों के दरारों में या चट्टानों के छिद्र में। ठीक है, चट्टानों के दरारों में क्या हो सकता है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ वाटर। पानी का क्या होता है, दरारों में, अगर रॉक है, चट्टान है, तो उसके अगर दरारों में या उसके पोर्स में क्या है, पानी चला गया। ठीक है, उसके बाद में टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होगा तो क्या होगा, वहां पर बर्फ बना हुआ है। ठीक है, अगर चट्टानों के जैसे टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होगा, चट्टानों में वो जो बर्फ बना है वो कैसे होगा, वो पिघलेगा तो वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा, यानी कि आयतन बढ़ेगा। तो आयतन बढ़ेगा तो फिजिकल वेदरिंग हो सकती है, यानी कि वो रॉक टूट सकता है। ठीक है, वेदरिंग में छोटे छोटे पार्ट में टूट जाना। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल वेदरिंग इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो एक एक देख लेते हैं, जैसे रूट ऑफ ट्रीज या एयर, वाटर एंड आइस एब्रेशन। फर्स्ट देख लेते हैं, इसमें फिजिकल वेदरिंग में पहला पॉइंट देखते हैं, भौतिक अक्षय में फिजिकल वेदरिंग में पहला पॉइंट देख लेते हैं। भौतिक अक्षय में पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है, एयर, वाटर एंड आइस एब्रेसिव एक्शन। ठीक है, यानी कि हवा, पानी और बर्फ के अपघर्षण द्वारा। ठीक है, एयर, वाटर एंड
एयर वाटर एंड आइस एब्रेसिव सन। ठीक है, इसके द्वारा हो सकता है। ठीक है, जैसे पानी के बहाव द्वारा बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है तो उसके द्वारा क्या हो सकता है, धीरे धीरे चट्टान का अपक्षय हो सकता है। हवा अगर तेज चल रही है तो उसकी हवा के झोंकों से हो सकता है। बर्फ की जमावट हो गई तो कभी कभी ऐसा होता है कि बर्फ के साथ में क्या होता है, अगर बर्फ पिघल गया है तो गिरता है तो उसके साथ में मिट्टी को भी लेके वो वहां से आगे बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रूट्स ऑफ ट्रीज। रूट्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों के जड़ द्वारा। ठीक है, तो पेड़ों के जड़ों द्वारा भी बताया कैसे हो सकता है कि जैसे अगर चट्टान के आसपास या किसी रॉक के आसपास पेड़ उग गया तो उसके जड़ फैल जाते हैं, छोटे होते समय छोटे रहते हैं तो कहीं भी फैल जाते हैं। तो जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, उसके रूट्स भी बढ़ेंगे और मोटे होंगे। तो उसके साथ में क्या होगा, तो वो हो सकता है वहां का रॉक क्या हो सकता है, टूट सकता है। तो रॉक टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेदरिंग हो जाएगा, धीरे धीरे उसके छोटे छोटे पार्टों में टूटने लगेगा। तो हो जाएगा किसकी रीजन की वजह से, रूट्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों के जड़ों की वजह से। थर्ड पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग एंड थाइंग एक्शन ऑफ वाटर इन रॉक कोर्स। फ्रीजिंग एंड थाइंग, फ्रीजिंग एंड थाइंग एक्शन ऑफ वाटर इन रॉक कोर्स, यानी चट्टानों के दरारों में या रिक्त स्थानों में। इसको क्या होता है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग, जब पानी उसके चट्टानों में चला गया और जम गया, ठीक है, बर्फ के रूप में आ गया, तो क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा तो पिघलने लगेगा। ठीक है, जब पिघलने लगेगा तो क्या होगा, जब पिघलने लगेगा तो आयतन वहां का बढ़ेगा। जब आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा, वहां के चट्टान टूट सकते हैं, यानी वहां की जो चट्टान है, रॉक्स है, वो क्या हो सकती है, विखंडित हो सकती है, अपघटित आप क्या कहते हैं, टूट सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन ऑफ वाटर ड्यू टू रॉक कोर्स, ड्यू टू वाटर इन रॉक कोर्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिजिकल वेदरिंग के 3 पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग यानी रासायनिक अक्षय। रासायनिक अक्षय, ठीक है, तो केमिकल वेदरिंग में हो सकता है ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कैल्सिनेशन, ईटीसी, यानी ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन एंड कैल्सिनेशन। ठीक है, और जैसे किसी केमिकल द्वारा या रासायनिक क्रियाओं द्वारा, ठीक है, जब कोई भी चट्टान या रॉक्स वगैरह को क्या किया जाता है, ब्लास्ट किया जाता है, तो वो एक प्रकार का हो जाता है केमिकल वेदरिंग। ठीक है, जैसे केमिकल वेदरिंग में ये भी आ सकता है कि जैसे इन्वायरमेंट में विभिन्न प्रकार के जो गैसेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से भी क्या हो सकती है, केमिकल वेदरिंग हो सकता है, और एसिड रेन की वजह से। ठीक है, तो ये हो गए केमिकल वेदरिंग। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जियोलॉजिकल साइकिल में क्या देखा था, रॉक था, उस पर वेदरिंग हो गया था। ठीक है, वेदरिंग में दोनों देख लिया, केमिकल, फिजिकल वेदरिंग। अब उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन देख लेते हैं। उसके बाद में क्या था, डिपोजिशन,
फिर क्या था, फिर था अफीबल, फिर उसके बाद में फिर रॉक। तो अभी रॉक को देख लिया कि चट्टान होता है, प्रकृति का मैसिव स्ट्रक्चर होता है, और ये है नेक्स्ट वेदरिंग देख लिया। अब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। यानी परिवहन और निक्षेपण। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन तो क्या बोलेंगे, परिवहन, और डिपोजिशन मीन्स निक्षेपण। हाँ, निक्षेपण, ठीक। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन के विभिन्न साधन हो सकते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, ठीक है। एयर, वाटर, ग्रेविटी, ग्लेशियर, ठीक है। एयर यानी हवा द्वारा, वाटर मीन्स जल द्वारा, ग्लेशियर, ठीक है। ग्लेशियर मीन्स हो सकता है ग्लेशियर, और ग्रेविटी यानी गुरुत्व द्वारा, ठीक है। तो देख लेते हैं एक एक करके। एयर, दूसरा है वाटर, थर्ड है ग्लेशियर, नेक्स्ट है ग्रेविटी, उसके अलावा हो सकता है ये सैंड ड्यूल्स भी एक प्रकार का हवा से ही होता है, ठीक है। तो ये चार ट्रांसपोर्टेशन के टाइप्स हो सकते हैं, कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो सॉइल एयर द्वारा हो सकता है, वाटर द्वारा हो सकता है, ग्लेशियर और ग्रेविटी द्वारा। तो देख लेते हैं, अगर वाटर एयर के द्वारा हो रहा है तो उस मिट्टी जो डिपोजिट हो रही है जाके, तो उसको क्या बोलते हैं। अगर पानी द्वारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वो मिट्टी जो डिपोजिट होती है उसको क्या बोलते हैं। ग्लेशियर द्वारा जब मिट्टी ट्रांसपोर्टेशन होगा और जाके डिपोजिट हो जाएगा तो क्या बोलते हैं उस मिट्टी को। ग्रेविटी द्वारा अगर क्या होता है, मिट्टी का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है तो उस मिट्टी का जमा होता है या डिपोजिट होता है जहां पर जाके, तो उसे क्या बोलते हैं। तो ये देख लेते हैं, ठीक है। तो एयर द्वारा देख लेते हैं फर्स्टली। एयर द्वारा अगर मिट्टी का ट्रांसपोर्टेशन एयर यानी हवा द्वारा हो रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, एवेलियन सॉइल डिपोजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवेलियन सॉइल डिपोजिट, यानी कि transportation by water and their deposits is known as eolian soil deposit. ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, एओलियन सॉइल डिपोजिट। ट्रांसपोर्टेशन या बोल सकते हैं कि हवा के द्वारा ट्रांसपोर्टेड या परिवहन मिट्टी को, ठीक है, जहां पर डिपोजिट होती है तो उस डिपोजिशन को बोलते हैं एओलियन सॉइल डिपोजिट, या हिंदी में बोले तो वातज मृदा निपेक्षण या निक्षेपण, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, एओलियन सॉइल डिपोजिट। या हिंदी में से बोलेंगे वातज मृदा निक्षेपण।
सॉइल मृदा डिपोजिट बोलते हैं। इसे क्या बोल डिफाइन करेंगे, ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, सॉरी ट्रांसपोर्टेड बाय एयर, यानी कि हवा द्वारा ट्रांसपोर्टेड की हुई मिट्टी को क्या बोलते हैं, वो जहां पर जाके डिपोजिट हो जाती है, एओलियन सॉइल डिपोजिट बोलते हैं, एओलियन सॉइल डिपोजिट बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एलुवियल सॉइल डिपोजिट, एलुवियल सॉइल डिपोजिट, सॉइल डिपोजिट यानी जलोढ़ मृदा निक्षेपण, क्या बोलेंगे, जलोढ़ मृदा निक्षेपण, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर इज नोन एज एलुवियल वाटर या एलुवियल सॉइल डिपोजिट। क्या लिखेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। नेक्स्ट है हमारा ग्लेशियर, ग्लेशियर डिपोजिट, हिंदी में से बोल सकते हैं हिम नदीय ऊड़, हिम नदीय ऊड़, हिम नदीय ऊड़, ठीक है, हिम नदीय ऊड़। तो ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर, ठीक है, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर इज नोन एज ग्लेशियर डिपोजिट सॉइल, ग्लेशियर सॉइल डिपोजिट, ठीक है, सॉइल डिपोजिट। ग्लेशियर सॉइल डिपोजिट, ध्यान रखेंगे कि जब ग्लेशियर द्वारा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है सॉइल का, तो उसे कहते हैं ग्लेशियर सॉइल डिपोजिट, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय यानी कि हिम द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा ग्लेशियर द्वारा, हिमखंड द्वारा, या ग्लेशियर या हिमखंड बोल सकते हैं, ग्लेशियर हिमखंड, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लेशियर सॉइल डिपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, इसको हिंदी में प्रभावित करते हैं डिब्बा रेत, ठीक है, क्या बोलते हैं, डिब्बा रेत, डिब्बा रेत, ठीक है। तो बालू के बड़े बड़े कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ट्रांसपोर्ट करता है उसे क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स। उस मिट्टी को क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स सॉइल डिपोजिट कहते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड बाय transported large soil particle ठीक है, यानी कि जो सैंड पार्टिकल, सॉइल के या अगर बात करें सैंड, बालू के जो बड़े कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करता है या लेके जाता है, डिपॉजिट करता है, उसे कहते हैं।
तो उस डिपॉजिट को कहते हैं सैंड ड्यून्स डिपॉजिट बोल सकते हैं, सैंड ड्यून्स डिपॉजिट, या हिंदी में बोलेंगे डिब्बा रेत। ठीक है, फिर से देख लेते हैं सभी को। एलुवियल, क्योंकि इसका जो इंग्लिश वर्ड है वो ज्यादा इजी है, ठीक है, हिंदी थोड़ा याद रखने में कठिनाई होगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ज्यादातर जो जिन्हें इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी है उनको ध्यान रखेंगे, ज्यादातर इंग्लिश में ही प्रेफर करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो जैसे आप इसमें अभी देखा हमने टाइप्स ऑफ सॉइल, डिपॉजिट सॉइल, ठीक है, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट होता है किसके किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और उन ट्रांसपोर्टेड सॉइल को, ठीक है, जो जाके एकत्रित हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, यानी कैसे उसका नाम देंगे क्या। तो अगर हवा के द्वारा हो रहा है तो उसे कहेंगे वातस। ठीक है, जैसे उसका पर्यायवाची है वातस, ठीक है, हवा का, तो वही उसी के अकॉर्डिंग नाम इसका रखा गया है। तो एओलियन सॉइल कैसे क्या बोलते हैं, एओलियन, हवा द्वारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल को एओलियन सॉइल डिपॉजिट कहते हैं। एलुवियल सॉइल डिपॉजिट कैसे कहते हैं, एलुवियल मींस वाटर द्वारा, ठीक है, वाटर द्वारा या पानी द्वारा ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, पानी द्वारा ट्रांसपोर्टेड मिट्टी को कहते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्लेशियर, तो ये हिमखंड द्वारा या ग्लेशियर द्वारा जो प्रवाहित किया एक स्थान से दूसरे स्थान पे टूट के गिर जाता है, ठीक है, या टूट के बिखर जाता है, ठीक है, नीचे काफी जाता है, तो वो एकत्रित हो जाता है, कहीं इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि जब भी हिमखंड टूट के गिरता है पार्ट में तो उसके साथ क्या होता है, मिट्टी को भी लेके गिरता है, तो उसे कहते हैं ग्लेशियर सॉइल डिपॉजिट। नेक्स्ट देखा भी सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स कैसे हैं, किसे कहते हैं, तो मिट्टी के बड़े बड़े रेत, मिट्टी के बड़े बड़े पार्टिकल जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट कर देता है उसे कहते हैं सैंड ड्यून्स करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा सैंड ड्यून्स के बाद में है लॉइस सॉइल। लॉइस, या हिंदी में इसे देखें तो इसे बोलेंगे हिंदी में पवनोड़ मृत्तिका, पवनोड़ मृत्तिका। पवनोड़ मृत्तिका, पवनोड़ मृत्तिका, ठीक है, तो जिसमें सिल्ट की कण होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सिल्ट के कण होते हैं, यानी क्ले, सिल्ट के कण होते हैं, उसे क्या कहते हैं, लॉइस सॉइल कहते हैं, लॉइस सॉइल कहते हैं, ठीक है, जिसमें इन विच सिल्ट पार्टिकल, जिसमें सिल्ट के कण होते हैं या सिल्ट के पार्टिकल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लॉइस सॉइल कहते हैं। ये कोहेसिव होते हैं, ठीक है, कोहेसिव यानी बॉन्डिंग अच्छी बनाते हैं, आपस में बॉन्डिंग अच्छी बनाते हैं, मोर कोहेसिव होते हैं, ठीक है, अगर बोले तो ये मोर कोहेसिव यानी कि अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं आपस में। और जो सैंड ड्यून्स होते हैं ये लेस कोहेसिव होते हैं, ठीक है, लेस कोहेसिव, वेरी लेस कोहेसिव, लेस, या बोल सकते हैं कि कोहेजन लेस होते हैं, यानी कि आपस में बिल्कुल भी क्या है, दो पार्टिकल जैसे सेम पार्टिकल, ठीक है, सैंड ड्यून्स में आपस में बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं बिल्कुल भी, ठीक है, तो इनको क्या बोल सकते हैं, कोहेजन लेस बोल सकते हैं, ठीक, कोहेजन लेस, यानी कि आपस में बिल्कुल भी बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या देखा, ये देख लिया सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन देख लिया है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जियोलॉजिकल साइकिल में देख लिया है हमने अभी तक, ट्रांसपोर्ट क्या क्या देखा है जियोलॉजिकल साइकिल में, वेदरिंग देख लिया है, फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग देख लिया, और उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन देख लिया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपहेवल के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।